हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग मॉडल क्वेश्चन देखेंगे सेकंड टर्म के एग्जाम के लिए क्लास 10th का। ठीक है, इसमें आपको कुल 19 क्वेश्चन दिया जाएगा और 40 मार्क्स का है। और ये साइंस का सेट 1 है। और ये समय आपको मिलेगा इसमें 1.5 घंटा। ठीक है, तो आपको सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। 19 क्वेश्चन दिया हुआ है सेट 1। और जो आपका मॉडल क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉडल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपका जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें क्वेश्चन आपका दिया जाएगा। तो आप लोग को लगभग 5 सेट दिया हुआ है, तो पाँचों सेट आप लोग को मॉडल सेट कंप्लीट करके जाना है एग्जाम में, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। ठीक है, जब आप मॉडल सेट को कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, अब आप कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आप लोग क्या करें कि जितने भी सेट के सभी क्वेश्चन जो जैक ने जारी किए हैं, वो हर सेट को आप लोग कंप्लीट करते चलें। तो आज के वीडियो में हम लोग सेट 1 साइंस, सब्जेक्ट साइंस का सेट 1 करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में। वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक लिखें। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक लिखें। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना विद्युत आवेश होता है? तो इसका आंसर मैंने बनाया, खुद से टाइप किया, बहुत ही मेहनत लगा दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो इसका आंसर क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। कूलाम होता है एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलाम आवेश होता है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। दूसरा नंबर क्या है कि वोल्ट मीटर का प्रयोग कौन सी भौतिक राशि मापने में की जाती है? इसे विद्युत परिपथ में किस तरह संयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर है कि वोल्ट मीटर का प्रयोग जो है वो विभवांतर नापने के लिए किया जाता है। विभवांतर मतलब वोल्ट। ठीक है, वोल्ट मापने के लिए आपका किया जाता है। इसे विद्युत परिपथ में पार्श्व क्रम में मोड़ा जाता है। ठीक है, तो आपका 2 क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि एक ऐसी धातु का उदाहरण दें। एक ऐसी धातु मेटल का आपको उदाहरण देना है। ठीक है, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो वो कौन सा धातु है दोस्तों? पारा। ठीक है, पारा क्या है आपका? पारा जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था, लिक्विड में पाया जाता है, लिक्विड में। ठीक है, फिर आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, एल्काइन का सामान्य सूत्र लिखें। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2। ये आपका एल्काइन का सूत्र हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? तो जो जॉन मेंडल थे वो अपने उसने मटर के पौधे को अपने प्रयोग के लिए चुना था। ठीक है, फिर नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का उदाहरण दें। तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का उदाहरण क्या हो जाएगा? कागज, लकड़ी, सूती कपड़ा इत्यादि। ठीक है, फिर 7 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादक अपनी ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर होते हैं? तो इसका आंसर है, उत्पादक अपनी ऊर्जा के लिए सूर्य का प्रकाश, जल, क्लोरोफिल एवं CO2 पर निर्भर रहता है। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि एम्पियर। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन है, एक एम्पियर की परिभाषा एक एम्पियर की परिभाषा लिखें। किसी परिपथ में धारा की गणना करें यदि 500 कूलम आवेश 10 मिनट में इससे होकर गुजरता है। ठीक है, तो एक एम्पियर की परिभाषा लिखे, किसी परिपथ में धारा की गणना करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब किसी चालक में 1 सेकेंड, ठीक है, जब किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उसे 1 एम्पियर विद्युत धारा कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सिंपल करेंगे, Q बराबर 500 कूलम। ठीक है, Q बराबर 500 कूलम और T बराबर आपका दिया है 10 सेकेंड, 10 मिनट दिया है T बराबर। तो 1 सेकेंड बोला है, 1 सेकेंड बोला है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 10 मिनट जो दिया है इसको सेकंड में बदलेंगे तो 600 आपका आ जाएगा। ठीक है, 600 सेकंड आ जाएगा। अब आई बराबर निकालेंगे, तो आई बराबर फॉर्मूला आता है Q/T। ठीक है, Q/T, तो Q हमारा 500 है और नीचे 600, तो 0.83 एम्पियर आ जाएगा आंसर। फिर 9 नंबर क्वेश्चन दिया है, स्पष्ट करें। ए नंबर दिया है, 9 का ए और बी करके दिया है। तो ए नंबर में क्या है कि किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है? तो आंसर है आपका, किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है,
जबकि उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कमी होने पर प्रतिरोध घट जाता है। ठीक है, ये आपका ए नंबर हुआ। फिर बी नंबर क्या है? बी नंबर है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध या निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई। बी सेकंड नंबर है चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। तो आपका ये तीन जो मुख्य कारक थे, इन पे चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। फिर 10 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्टीरियो का तापन अवयव शुद्ध धातु के ना बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। ठीक है, विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्तरियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के ना बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्तरियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के ना बनाकर किसी मिश्र धातु के बनाए जाते हैं, क्योंकि मिश्र धातु का गलनांक शुद्ध धातु की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसके कारण यह गर्म होने पर भी जल्दी पिघलता नहीं है। तो ये मुख्य कारण था। उसके बाद है 11 नंबर कि तीन पर्यावरण हितैषी अभ्यास लिखें। तो तीन लिखेंगे हम लोग कि तीन पर्यावरण हितैषी अभ्यास निम्न हैं। प्लास्टिक के थैले के स्थान पर कपड़े की थैली का इस्तेमाल करना, गाड़ी की अपेक्षा साइकिल का ज़्यादा प्रयोग करना, हर जगह ज़्यादा कूड़ा करकट ना जमा करना। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है कि समजात अंग से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दें। तो ऐसे अंग, क्वेश्चन आंसर लिखेंगे हम लोग कि ऐसे अंग जो उत्पत्ति तथा रचना में समान होते हैं पर कार्य में भिन्न होते हैं, वे समजात अंग कहलाते हैं। उदाहरण पक्षी के पंख तथा घोड़े के अग्रपात। ठीक है, पक्षी के पंख तथा घोड़े के अग्रपात जो है वो एक ही टाइप के दिखते हैं, लेकिन उनका जो काम होता है वो अलग होता है। फिर मेढक के अग्रपात और पक्षी के पंख क्या है इसमें कि दोनों का अग्रपात जो है वो एक जैसा दिखता है, लेकिन उनका काम जो है वो अलग है। फिर है 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि पारितंत्र में अपमार्जक की क्या भूमिका है। आंसर लिखेंगे हम लोग कि पारितंत्र में अपमार्जक मृत जैव अवशेषों का निपटान करता है। यह मृत शरीर को अपने भोजन के लिए प्रयोग करता है तथा वे जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। क्या है आंसर कि पारितंत्र में अपमार्जक मृत जैव अवशेषों का निपटान करता है, यह मृत शरीर को अपने भोजन के लिए प्रयोग करता है तथा वे जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। कि समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाएं। तो इसका आंसर है ऐसा कार्बनिक यौगिक। ठीक है, कि ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह होते हैं उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे CH3OH, C2H, 5OH और C3H7OH। मतलब OH क्या है इसमें, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसमें सब में आप देख रहे हैं कि हाइड्रोक्साइड कंप्लीट है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड। फिर आपका है 15 नंबर क्वेश्चन की श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। तो जो परिपथ वगैरह होता है ना, उसमें दो टाइप के संयोजन होते हैं, एक श्रेणी क्रम और एक पार्श्व क्रम। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन किसको बोलते हैं कि आपका अगर ऐसा ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको श्रेणी क्रम बोलेंगे। और पार्श्व क्रम क्या होता है कि यहाँ से ऐसे, ठीक है, आपका ऐसे दिया रहेगा और फिर आप ऐसे आएंगे और यहाँ पर ऐसे ऐसे दिया रहेगा, इसको बोलेंगे समांतर क्रम। ठीक है, और ये आपका क्या है, ये है आपका श्रेणी क्रम लगातार। ठीक है, लगातार अगर आप बढ़ेंगे तो इसको श्रेणी क्रम बोलेंगे, ऐसे ऐसे। ठीक है, और ये फाइनली आपका क्या हुआ, ये हुआ समांतर क्रम। तो क्या है क्वेश्चन के श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। एक विद्युत परिपथ में तीन प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 तथा R3 हैं को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। विद्युत परिपथ का तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में समान धारा बहती है उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, और आपका ये फिगर आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा। इसको यहाँ से पूरा कंप्लीट देख सकते हैं आप। यहाँ से कोई वोल्ट जा रहा है, आई नाम का वोल्ट जा रहा है,
और ये आपका संयोजन है, ठीक है, ये आपका फाइनल संयोजन है। और यहाँ पे R1, R2, R3, और ये V1 हो गया, V2 और V3, मतलब वोल्ट जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा कि 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिसमें I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर V1, V2 तथा V3 है। अब लिखेंगे हम लोग ओम के नियम से। ओम का नियम क्या बोलता है कि V बराबर आई आर, ठीक है, V बराबर आई आर। तो लिखेंगे अब V1 बराबर आई आर वन। ये V बराबर आई आर जो है, इसको समीकरण हम लोग 1 मानेंगे, समीकरण 1। उसके बाद V1 बराबर आई आर वन, V2 बराबर आई आर टू और V3 बराबर आई आर थ्री लिखेंगे। चूंकि चूंकि कुल विभवांतर भी है, कुल विभवांतर क्या है हमारे पास भी, तो इसलिए V बराबर क्या होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V बराबर हम लोग माने हैं आई आर, आई आर माने हैं यहाँ पर। आई आर बराबर V1 के जगह लिखेंगे आई आर वन, V2 के जगह लिखेंगे आई आर टू और V3 के जगह लिखेंगे आई आर थ्री। फिर आई आर बराबर आई, आई आपका सब में दिख रहा है, देख सकते हैं आप कि आई जो है, ये आई फाइनली सब में है। तो आई को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, तो बचेगा यहाँ पर R1, फिर R2 और R3, ठीक है। तो R बराबर क्या होगा हमारा, R1, R2, R3, फाइनल आपका आंसर जो हुआ ये। फिर 16 नंबर है कि दिए गए आरेख में, ठीक है, कुछ आरेख दिया हुआ है ये वाला, और ये क्या है, इसको बोलते हैं समांतर क्रम। समांतर क्रम आपका ये हुआ। तो दिए गए आरेख में प्रतिरोधों R1, R2, R3 के मान क्रमशः 5 एम्पियर, 10 एम्पियर और 30 एम्पियर है तथा 12 वोल्ट की बैटरी के संयोजन किया जाता है। तो इसमें 3 आपका ऑप्शन दिया है, तीनों को आपको सॉल्व करके निकालना है। परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा परिकलित कीजिए, ठीक है। तो मानेंगे कि माना R1 बराबर 5 ओम, R2 बराबर 10 ओम, R3 बराबर 30 ओम और वोल्ट कितना है, 12 वोल्ट। तो फर्स्ट नंबर का आंसर ए नंबर का है, परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध जो समांतर क्रम के लिए होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/R1 बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। ये श्रेणी समांतर क्रम के लिए हुआ, और श्रेणी क्रम के लिए हमने पहले ही बताया है कि V बराबर आई आर होता है। तो श्रेणी समांतर क्रम का, तो आई आर, तो आई आर क्या है कि आई आई बट्टा R1, 5, 1/5, 1/10, 1/30, 1/R बराबर, इसका हम लोग यहाँ पर भिन्न का जोड़ निकाल देंगे कंप्लीट। तो ये हमारे पास आएगा 1/R बराबर 10/30, ठीक है, 10/30 यहाँ सॉल्व कर लेंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो यहाँ पे R और 10 मिलके बनाएगा 10R बराबर 1 और 3, 30, और R बराबर 30/10। तो इसको 10 से काटेंगे 3 आएगा, तो टोटल 3 एम्पियर मेरा आंसर आ गया ए नंबर का। फिर बी नंबर क्या है कि परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। तो परिपथ में प्रवाहित कुल धारा क्या होगा, आई बराबर V बट्टे आर। तो आई बराबर भी, हम लोग भी का भी तो हमारा 12 वोल्ट दिया हुआ है, और आर हमने अभी 3 एम्पियर निकाला, 3 चौक 12, मतलब 4 एम्पियर आपका आंसर बी नंबर का है। फिर सी में क्या है कि प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा। तो प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा मतलब अलग अलग निकालना होगा। तो I1 निकालेंगे तो V बट्टे R1 हो जाएगा, यानी V हमारा 12 और नीचे R1 5, तो 2.4 एम्पियर होगा यहाँ पर। फिर I2 V बट्टे R2 12/10 1.2 एम्पियर, और I3 बराबर V बट्टे R3 12/30, तो 0.4 एम्पियर आपका फाइनल आंसर होगा। 17 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धातु और अधातु में अंतर, और ये रासायनिक आधार पर बताया गया है। एक हमारा भौतिक आधार पर भी होता है और एक रासायनिक आधार पर। तो ये हमारा क्या है, रासायनिक आधार पर। तो एक साइड लिखेंगे धातु, एक साइड लिखेंगे धातु, बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब लिखेंगे धातु। तो इसका पहला अंतर क्या है कि धातु के ऑक्साइड जो है वो क्षारीय होते हैं, यह लाल लिटमस को पत्र को नीला कर देते हैं, और अधातु के ऑक्साइड क्या है, अम्लीय होते हैं, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, ठीक है। फिर सेकंड क्या है कि धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है, मतलब यह प्लस बनाती है, और ये ऋणायन बनाती है, माइनस बनाती है। अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाती है।
और ये क्या करता है, त्याग कर रहा है, यहाँ से छोड़ता है, और ये क्या है, ग्रहण करता है। ठीक है, ये छोड़ रहा है और ये ग्रहण कर रहा है। फिर थर्ड में क्या है कि धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है, अधातुएं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। फिर धातु क्या है, धातु अपचायक की तरह कार्य करती है, और अधातु जो है वो ऑक्सीकारक की तरह कार्य करती है। धातु जलीय विलयन में धनायन बनाती है धातु, और अधातु जलीय विलयन में ऋणायन बनाती है। तो ये आपका धातु और अधातु में अंतर हो गया है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि पोषी स्तर क्या है। एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर बनाइए। तो आहार श्रृंखला में उत्पादक और उपभोक्ता का स्थान ग्रहण करने वाले, आहार श्रृंखला में उत्पादक और उपभोक्ता का स्थान ग्रहण करने वाले जीव जीवमंडल को एक निश्चित संरचना प्रदान करते हैं जिसे पोषी स्तर कहा जाता है। पोषी स्तर एक बना देंगे, पादप, पादप को खाएगा कीट, कीट को खाएगा मेढक, मेढक को खाएगा सर्प, और सर्प को खाएगा चील। ठीक है, ये आपका पादप पोषी स्तर हो गया। तो इस खाद्य श्रृंखला में 5 कड़ियाँ, ठीक है, पादप, कीट, मेढक, सर्प और चील, 5 कड़ियाँ हैं। और जिसमें पादप प्रथम पोषी स्तर है जिसे स्वयं पोषी कहा जाता है। प्रथम पोषी स्तर को क्या बोला जाता है, जो फर्स्ट पोषी स्तर होता है उसे स्वयं पोषी कहा जाता है, स्वयं पोषी। ठीक है, फिर 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर में आपका क और ख दिया हुआ है, 1 और 2 क्वेश्चन दिया हुआ है इस टाइप का करके। तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्या है कि प्रभावी लक्षण से आप क्या समझते हैं। तो प्रभावी लक्षण क्या होता है कि माता पिता के वंशानुगत लक्षण जो संतान में दिखाई देते हैं उसे प्रभावी लक्षण कहा जाता है। मतलब जो माता पिता के जो लक्षण है वो संतान में आते हैं डीएनए के माध्यम से, तो उनको क्या बोला जाता है, प्रभावी लक्षण। फिर बी नंबर है कि मेंडल के प्रयोग, ठीक है, मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी है अथवा अप्रभावी, समझाइए। तो आंसर लिखेंगे कि जब मेंडल ने मटर के लंबे पौधे और बौने पौधे का संकरण कराया तो उसे प्रथम संतति पीढ़ी F1 में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए थे। इसका अर्थ था कि 2 लक्षणों में से केवल एक पैतृक लक्षण ही दिखाई दिया, उन दोनों का मिश्रित प्रभाव प्रमाण नहीं दिखाई दिया। उसने पैतृक पौधों और F1 पीढ़ी के पौधों को स्वपरागण से उगाया था। ठीक है, स्वपरागण से उगाया था। इस दूसरी पीढ़ी F2 में सभी पौधे लंबे नहीं थे, इसमें 1/4 पौधे बौने थे। इस प्रकार मेंडल ने लंबे पौधे के लक्षण को प्रभावी और बौने पौधे के लक्षण को अप्रभावी कहा। मतलब जो लंबे पौधे था इसको क्या बोल दिया वो, कि प्रभावी है। ठीक है, और जो बौना था उसको क्या बोला, उसको बोला अप्रभावी। तो फाइनली आज के वीडियो के एंड तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा क्लास 10th का टर्म टू का साइंस का मॉडल सेट 1। ठीक है, साइंस का हम लोग मॉडल सेट 1 देखे हैं। सेट 1 को डिटेल सॉल्व किए, फिर नेक्स्ट वीडियो में सेट 2 को कंप्लीट किया जाएगा। तो बने रहिए आप लोग, और जम कर तैयारी करिए, क्योंकि 25 मार्च के आसपास या तो फिर मार्च के सबसे एंड में आपका नोटिफिकेशन निकल जाएगा और एग्ज़ाम शुरू भी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए आप लोग को के पास अब टाइम बहुत कम है, तो जम कर तैयारी में आप लोग लग जाइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।